आज हम बात करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति की। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पाठ बहुत ही आसान है। यदि इसके कॉन्सेप्ट्स और सूत्र हमें याद हैं तो इन प्रश्नों में हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अपना समय बचाकर दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों में लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न की बात करें तो बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी बतानी। तो यदि आपको याद होगा तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक बताता है। तो इसका y निर्देशांक क्या है? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प B जो कि 3 है। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो यदि हम कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं तो यदि कहीं भी बिंदु P है तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी? इस बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ही इस बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी और हमें पता है कि यह दूरी क्या होगी? इसका y निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होता है और उस बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक होता है, क्योंकि ये लंबाई जो है वो x अक्ष की है। तो बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी 3 इकाई, और यदि यही प्रश्न पूछता कि बिंदु P 2,3 की y अक्ष से दूरी बताइए तो वो हमारा उत्तर होता विकल्प 2। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है बिंदु A 0,6 और बिंदु B 0,-2 के बीच की दूरी। तो दो बिंदु दिए हुए हैं और उसके निर्देशांक दिए हुए, उनके बीच की दूरी बतानी है। कभी भी बच्चों प्रश्न पढ़ के बहुत जल्दी ही हम उसको हल करने के पीछे नहीं भागेंगे, खास तौर पे बहुविकल्पीय प्रश्नों में, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होता है और वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इसको जल्द से जल्द उत्तर दें, क्योंकि इसमें आपको स्टेप्स नहीं लिखने होते। तो यहाँ पे हम समय बचाकर लंबे प्रश्नों में दे सकते हैं। तो यदि आप इस प्रश्न को सीधे पढ़ के और हल करने लग जाएंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए और उत्तर हमारा कुछ और आ जाए। तो यदि इस प्रश्न को आप पढ़ के थोड़ा सोचेंगे तो 0,6 और 0,-2 ये दोनों बिंदु किस अक्ष पर है? क्योंकि इनका x निर्देशांक 0 है तो ये दोनों ही बिंदु हमारे y अक्ष पे स्थित हैं। तो यदि इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो 0,6 यानी मूल बिंदु से 6 इकाई ऊपर जाएंगे तो 0,6 आपको मिलेगा, और 0,-2 मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे आएंगे तो आपको 0,-2 मिलेगा। और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6 इकाई ऊपर है और ये 2 इकाई नीचे है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 6-2 8 इकाई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो इस तरह से हम लोग, यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए कार्तीय तल बना दिया, लेकिन आप बिना बनाए ही आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो यदि आपने याद किया होगा तो किसी भी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? x² + y², x² + y² होती है किसी भी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी। यानी कि यदि मैं x को आधार या लंब मान लूं और y को लंब या आधार मान लूं तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? यदि एक समकोण त्रिभुज के जिसका आधार x और लंब y है उसके कर्ण की लंबाई होती है उसकी मूल बिंदु से दूरी। तो -6,8, तो बच्चों हमें पता है कि 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन त्रिक है, और यदि इन्हीं बिंदुओं में, इन्हीं संख्याओं में मैं कुछ भी गुणा करूं, कोई भी
पूर्णांक गुणा करूं तो मुझे एक पाइथागोरियन त्रिक ही मिलेगा। तो यदि मैं इनमें 2 से गुणा कर दूं तो 6, 8 और 10 होगा। तो 6, 8 और 10 भी एक पाइथागोरियन त्रिक है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसका कर्ण 10 है। तो यहाँ पे -6 और 8 थे, इनकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई जिसकी भुजाएं 6 और 8 है, यानी कि 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प सी, यानी कि 10। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज की परिमाप है। तो अब क्या पूछ रहा है? त्रिभुज की परिमाप। तो किसी भी बहुभुज की परिमाप क्या होती है? उसके सीमाओं की लंबाई। तो यानी शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज की परिमाप मतलब इसके तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ के हमें बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहां भी जैसा मैंने पहले कहा कि प्रश्न के बारे में सोचना है, हमें तुरंत उसके हल के बारे में नहीं परेशान होना है, क्योंकि अगर हम तीनों भुजाओं की लंबाई निकालने लगे तो हमारा 2 से 3 मिनट जा सकता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो निर्देशांक क्या क्या है, यदि आप थोड़ा सा अपने दिमाग में विजुलाइज करेंगे तो इसके निर्देशांक पाएंगे आप। लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर। तो इसके निर्देशांक देखें तो एक तो है 0,0, 0,0 यानी कि मूल बिंदु, और दूसरा बिंदु है 0,4, 0,4 यानी कि ये कहाँ होगा? y अक्ष पे होगा 0,4। और तीसरा बिंदु है 3,0 यानी कि कहाँ होगा? x अक्ष पे 3,0। तो त्रिभुज कौन सा बना? यदि मैं इसको जोड़ दूं तो ये हमारा त्रिभुज हो गया जो बैंगनी कलर में है। तो इसके भुजाओं की लंबाई, तो ये एक कैसा त्रिभुज है? क्योंकि एक भुज जो शीर्ष है वो क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु है। तो यानी कि ये तो समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण क्या है? जिसकी दो भुजाएं क्या है? 3 इकाई और 4 इकाई। तो हमें पता है, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा, 3, 4 और 5 क्या है? पाइथागोरियन त्रिक है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 4 है और समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण कितना होगा? 5। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 3 + 4 7, 7 + 5 12 इकाई। तो हमारा विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा, 12 इकाई इसका परिमाप है। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने बिना दूरी का सूत्र लगाए हम लोगों ने जल्द ही इसका उत्तर निकाल लिया। इस तरह से हमारा समय भी बचा और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। शीर्ष ए 3,0, बी 7,0 और सी 8,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बार यूपी बोर्ड ने और एनसीईआरटी दोनों ने ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अपने सिलेबस में नहीं रखा है, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो हमें पता है कि इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लगेगा। तो इसको कैसे क्षेत्रफल निकालें? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस प्रश्न को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो यदि हम इसके शीर्षों को कार्तीय तल पे बनाते हैं तो ये हो गया कार्तीय तल हमारा। एक शीर्ष ए कहाँ है? 3,0, यानी कहाँ पे होगा? y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पे होगा। b कहाँ है? 7,0, तो b भी इसी x अक्ष पे ही है, 7,0। और c कहाँ है? 8,4, यानी 8 7 के बाद होगा और 4 इकाई ऊपर। तो हम लोग यहाँ कहीं आ जाएंगे 8,4। तो लेट मी ड्रॉ द ट्राइंगल। तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, ए को, बी को हम लोगों ने मिला दिया और ये हमारा त्रिभुज बन गया, और इसको नाम दे दें सी। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें परेशान नहीं होना है। अगर हमें हमेशा कितना भी कठिन प्रश्न हो, हमारे बेसिक्स पे ही फोकस करना है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब आधार देखें तो इसका ए बी, अगर ए बी को आधार ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 के बीच में कितनी दूरी है, 4 इकाई, तो हाफ गुणे 4 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगा, इस त्रिभुज के शीर्ष से यदि मैं लंब डालूं एक्स अक्ष पे, क्योंकि एक्स अक्ष ही इसका आधार है, तो ये हमारा इसका आधार हो गया, तो इसकी लंबाई ही इसकी ऊंचाई होगी। और हमें पता है कि सी से यदि हमने एक्स अक्ष पे लंब डाला है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, इसके वाई निर्देशांक यानी कोटि के बराबर, कोटि के मैग्नीट्यूड के बराबर, उसके मान के बराबर, यानी कि कितना मान है कोटि इसका 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दें तो 2 से काट दिया हमने, तो 4 दूनी 8 इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। तो यदि हम इसको ध्यान से सोचते और अपने दिमाग में विजुलाइज कर पाते तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ए बी को आधार बना के हम लोग देख लेते कि इसकी लंबाई ए बी की 4 होगी, और क्योंकि सी से लंब डालना है तो सी किसी भी बिंदु से एक्स अक्ष पे लंब डालने की, एक्स अक्ष पे जो लंब पड़ता है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी वाई निर्देशांक, यानी इसका 4 है, तो हाफ गुणे 4 गुणे 4, मतलब कि इसका उत्तर होगा 8। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बिंदु -4,0, 4,0, 0,3 किन प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समभुज त्रिभुज है, या फिर विषमभुज त्रिभुज है। यहाँ पे समभुज की जगह समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, है ना, और ये विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी यदि विजुलाइज करें हम लोग, तो -4,0 कहाँ पे होगा, मूल बिंदु से बाएं तरफ, 4,0 कहाँ होगा, उतनी ही दूरी पे मूल बिंदु से दाहिने तरफ, और 0,3 कहाँ पे होगा, वाई अक्ष पे 0,3, क्योंकि एक्स अक्ष, एक्स के निर्देशांक 0 है तो ये वाई अक्ष पे होगा। तो यदि हम देखें यहाँ पे तो -4,0 और 4,0 को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, एक्स अक्ष है, और 0,3 तीसरा शीर्ष कहाँ पे, वाई अक्ष पे है। और यदि मूल बिंदु को O से दर्शाएं तो -4,0 और 4,0 दोनों ही मूल बिंदु से बराबर दूरी पे, और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि y जो है -4,0, 4,0 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो, यदि मैं इसको नाम दे दूं A, B, C, A, B और C, तो मैं कह सकता हूं कि AB बराबर AC होगा, क्योंकि A कहाँ पे स्थित है, BC के लंब समद्विभाजक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज। अभी मैंने कहा कि होना चाहिए, क्योंकि यदि BC की भी लंबाई इनके बराबर आ जाए तो फिर ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो AB और AC की लंबाई अगर देखना चाहें हम लोग तो कितना है, क्योंकि A 0,3 है तो OA 3 इकाई होगा, और B -4,0 है तो OB कितना होगा, 4 इकाई। तो इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 3 और 4 हैं, तो कर्ण हमारा होगा 5, यानी AB 5 है, AC 5 है, लेकिन BC कितना है, 8 इकाई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ABC कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यदि हम विजुलाइज कर पाए कि 0,3 जो है वो -4,0 और 4,0 के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, तो हम बिना पेन उठाए कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। तो प्रश्न संख्या 7 देखें, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। त्रिभुज AOB के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं, और यहाँ पे चित्र दिया हुआ है त्रिभुज ABC का, OAB का त्रिभुज चित्र दिया हुआ है। तो हमने देखा कि OAB त्रिभुज कहाँ है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष दिया है, B
एक्स अक्ष पे स्थित है, ए वाई अक्ष पे स्थित है और ओ जो है वो मूल बिंदु है। तो इस चित्र से और अपने कार्तीय तल के ज्ञान से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और क्या पूछ रहा है कि ये तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है, कि इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो हमें पता है कि समान दूरी पर स्थित बिंदु यानी कि ए, ओ और बी तीनों से ही समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। हमें पता है कि यदि मैं एक वृत्त बनाऊं जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाए, पास हो, तो चलिए बना के देखते हैं। यहाँ पे यदि मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, तो ये हमारा वृत्त बन गया। तो ये जो त्रिभुज होगा ये क्या होगा, अर्धवृत्त में बना कोण होगा, और अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। और जब ऐसा त्रिभुज होता है तो उसका जो कर्ण होता है वो क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कर्ण है वो वृत्त का व्यास होगा। और यदि वृत्त का व्यास है और इसके केंद्र को, इस वृत्त के केंद्र को मैं O कह दूं, तो OA बराबर होगा OB के। और इसी तरह इसको O डैश दे देते हैं क्योंकि O ऑलरेडी है इसमें, तो O डैश यदि इसको मत दे दें तो O डैश O भी एक त्रिज्या है, O डैश A भी एक त्रिज्या है और O डैश B भी एक त्रिज्या है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। और क्योंकि कर्ण का दोनों शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास हैं 0,2y और 2x, 0, तो यहाँ से हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हैं कि O डैश के निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0 + 2x/2 और 2y + 0/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x, y इस कर्ण का मध्य बिंदु है जो कि A, B और O सबसे बराबर दूरी पर होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था जिसमें अर्धवृत्त में बना कोण, मध्य बिंदु का सूत्र और एक समान दूरी पर स्थित एक बिंदु, तीन बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालने का कॉन्सेप्ट लगाया गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर। एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है तो P और Q के निर्देशांक क्रमशः होंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमें ध्यान देना है कि उन्होंने y अक्ष पहले लिखा है और x अक्ष बाद में लिखा है, और साधारणतः हम लोग x को पहले लेते हैं और y को बाद में, क्योंकि जब अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो भी WXY आता है, तो हमारा दिमाग हमेशा x को पहले रखता है और y को बाद में रखता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो y पे बिंदु स्थित होगा वो P है और x पे जो बिंदु स्थित होगा वो Q है। देखिए हमें जो भी पेपर बनाता है उसके दिमाग को समझना होता है, क्योंकि P पहले आता है, Q बाद में आता है, लेकिन Y बाद में आता है, X पहले आता है। तो उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा लिखा हुआ है ताकि आप जल्दबाजी में गलती करें। चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो ये कार्तीय तल हो गया। यहाँ पे Y अक्ष पे स्थित है बिंदु P और X अक्ष पर स्थित है बिंदु Q। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हमने PQ को जोड़ दिया। लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे हो गया मध्य बिंदु हो गया हमारा 2, -5। तो P पे y अक्ष पे जो भी बिंदु स्थित होगा उसके निर्देशांक कैसे होंगे, 0, y की तरह, और x अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक कैसे होंगे, x, 0 की तरह। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसके निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि 0, y और x, 0 बिंदु हैं तो क्या होंगे, 0 + x यानी x/2 और y + 0 यानी y/2। तो x/2 किसके बराबर होने चाहिए, 2 के, तो x क्या होना चाहिए, 4, यानी कि ये
निर्देशांक क्या हो गया 4,0 और y/2 बराबर होना चाहिए -5 के, यानी y बराबर होना चाहिए -10 के। तो 0,-10, तो p का निर्देशांक हो गया 0,-10 और q का निर्देशांक हो गया 4,0। तो हमारा उत्तर विकल्प हो गया डी। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इस बार ये प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 10वां, यदि बिंदु 4, p 1,0 के बीच की दूरी 5 है तो p का मान होगा। तो दो बिंदु दिए हुए हैं, उसमें से एक के निर्देशांक ज्ञात नहीं है, y का मान पता करना है हमें, तो कितना होना चाहिए। तो बच्चों हमें पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्गमूल। लेकिन क्योंकि हमें अपना समय बचाना है तो हम लोग वर्गमूल नहीं रखेंगे और सीधे हम लोग उसके वर्ग के बराबर कर देंगे। तो यदि मैं इसको x1 y1 मान लूँ और इसको x2 y2 मान लूँ, तो सूत्र हो जाएगा x1 - x2 का वर्ग यानी 4 - 1 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग यानी p - 0 का वर्ग बराबर हो जाएगा दूरी का वर्ग यानी 5 का वर्ग। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 4 - 1 यानी 3 का वर्ग प्लस p का वर्ग बराबर 25। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि p का वर्ग होगा 25 - 9 16, यानी एक संख्या है जिसका वर्ग कितना है 16। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि p का मान क्या होना चाहिए ±4, क्योंकि धनात्मक का भी वर्ग धनात्मक होता है और ऋणात्मक का भी वर्ग ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उत्तर होगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। यदि बिंदु A 1,2 O 0,0 और C A, B सहरेखीय है, यानी संरेखीय है, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं संरेखीय। संरेखीय है तो संरेखीय मीन्स एक ही रेखा पे स्थित है। तो बच्चों इस प्रश्न को सोचने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि कोई भी बिंदु यदि किसी रेखा पर स्थित होता है तो उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। और रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा पर स्थित बिंदु x और y के बीच में संबंध। हर बिंदु जो x, y इस रेखा पर स्थित है वो उस संबंध को संतुष्ट करता है। तो यदि मैं देखूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि y जो है वो 2x के बराबर है, क्योंकि y का मान 2 है और x का मान 1 है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा तो संतुष्ट हो जाएगा। और ये भी y बराबर 2x को संतुष्ट करता है, क्योंकि y 0 है और x 0 है, तो 0 बराबर 2 × 0 बराबर हो जाएगा। तो यदि यही समीकरण है तो a और b में भी वही संबंध होना चाहिए, यानी कि b बराबर होना चाहिए 2a। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि उत्तर क्या होगा C। तो इस प्रश्न को देखिए हम लोगों ने बिना पेन उठाए कर लिया, क्योंकि ये मैंने लिखने के लिए समझाने के लिए लिखा हुआ है। यदि आप दिमाग में सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि यदि दो बिंदुओं में वही संबंध है तो तीसरा बिंदु उस पर तभी स्थित होगा जब उस बिंदु के निर्देशांकों में भी वही संबंध होगा। तो बिंदु A के निर्देशांक में देखा हम लोगों ने कि उसका जो y है वो x के 2 गुना है, और इसी तरह O में भी है क्योंकि दोनों ही बिंदु 0 है, तो y बराबर 2x हम कह सकते हैं। तो C में भी वही संबंध होना चाहिए यदि C AO पर स्थित है तो यहाँ से B बराबर होना चाहिए 2a। चलिए चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। तो 12वां प्रश्न है, बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है स्थित है। और विकल्प देखा जाए, हमेशा विकल्प भी देख लेना चाहिए कि विकल्प में उत्तर क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय या चतुर्थ। तो हमें इसके निर्देशांक से मतलब नहीं है, हमें बस ये बताना है कि वो किस चतुर्थांश में स्थित है। और कैसे है, आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे 1:2 में विभाजित कर रहा है। यदि m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं तो क्या सूत्र होता है,
m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और इसी तरह y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इस तरह से निर्देशांक निकालते हैं हम लोग। तो क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 भी धनात्मक है और 7 और 3 भी धनात्मक है, तो मुझे पता है कि ये तो धनात्मक होगा ही होगा, क्योंकि सारे जो भी संख्याएं हैं इसमें धनात्मक ही हैं और बीच में कहीं ऋण नहीं है, तो इसलिए ये संख्या धनात्मक ही आनी है। यानी कि जो मेरा उत्तर होगा वो कहाँ पे स्थित होगा, पहले चतुर्थांश में या फिर चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि x निर्देशांक हमारा धनात्मक आ गया, यानी द्वितीय और तृतीय हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे x ऋणात्मक होता है। अब y का देखें हम लोग, तो y का निर्देशांक कैसे निकलेगा, 1 गुणे 4 प्लस 2 गुणे -6, 1 गुणे 4 प्लस 2 गुणे -6 बटे में 1 प्लस 2, तो 4 और -12, यानी कि अंश ऋणात्मक आ गया और हर धनात्मक है, यानी कि ये संख्या जो होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। और ऐसा कौन से चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में, इसलिए हमारा उत्तर होगा डी विकल्प, जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इन बातों का ध्यान देंगे जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया, कि हमें किसी भी सवाल को तुरंत हल करने में नहीं जुटना है, हमें उस प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है और फिर सोचना है कि कैसे हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो बहुविकल्पीय है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप्स नहीं लिखने होते हैं, तो यहाँ पे हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, जो कि हम लंबे प्रश्नों को दे सकते हैं, उसको हल करने में, उसको सोचने में और समझने में। तो इस अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त से संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट।